ये कहानी है मुरीमो वर्ल्ड के वॉरियर जिनयुक के बारे में, जिसे कि अपने पैंग फैमिली हेड के वजह से डीमन लॉर्ड के हाथों मरना पड़ा था। पर वॉरियर जिनयुक की किस्मत में तो कुछ अलग ही लिखा था, क्योंकि मरने के बाद दोबारा से जब वो अपने आंखों को खोलता है तब उसे पता चलता है कि ना सिर्फ वो अतीत में आ चुका है, उसके ऊपर से तो वो अभी पैंग फैमिली का सबसे छोटा बेटा भी बन चुका है। तो ज्यादा न भगते हुए कहानी में आगे बढ़ा जाए तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को ऐसे इंसान के बारे में बताया जाता है जो कि मुरीमो वर्ल्ड का जो 5 बड़ा फैमिली है उन्हीं में से पैंग फैमिली का सबसे पावरफुल और सबसे पहला पैट्रियर्क और जिसका पावर इतना ही ज्यादा था कि वो अपने पावर के मदद से पूरी दुनिया के ऊपर राज करता था। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे तो चारों ओर इसी पावरफुल पैंग फैमिली वालों का लाश गिरा हुआ था। और यहीं पर तो इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट जिनयुक को भी दिखाया जाता है, जो तो कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था, जो तो मनी मनी ये सोच रहा था कि दुनिया का सबसे पावरफुल पैंग फैमिली देखो तो बस आज एक बंदे के वजह से खत्म होने के कगार में आ चुका है। तभी तो कोई जिनयुक के गर्दन पे तलवार तानते हुए क्या उठता है, वॉरियर थोड़ा सा मुझे भी तो बताओ कि पूरे पैंग फैमिली में से अकेले जिंदा रहने पे तुम्हें कैसा लग रहा है। जो सुनते तो जिनयुक गुस्से के साथ तलवार को अपने गर्दन से हटा के उस बंदे को चुप रहने के लिए कहता हुआ उसी के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। पर जिनयुक का ये हमला तो उस बंदे के लिए कुछ था ही नहीं, जो तो इसे आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। और यहीं पर तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये बंदा डीमन लॉर्ड है या फिर डीमन लॉर्ड का ही कोई साथी है, जो तो बस अपने एक ही हमले से जिनयुक के बाएं हाथ को काट देता है। बेचारा जिनयुक पहले से तो जख्मी था ही, अभी तो हाथ कट जाने के वजह से जोर जोर से चिल्लाता हुआ नीचे बैठ जाता है, जिससे तो वही डिमोनिक इंसान क्या उठते हैं कि जिनयुक आज तो तुम्हें यहीं पर ही मरना पड़ेगा, क्योंकि ये डीमन लॉर्ड का ऑर्डर है कि आज मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे पैंग फैमिली को ही खत्म कर दूं। लेकिन हाँ, तुम्हारे यानी कि पैंग फैमिली का हेड डीयुक तो अभी डीमन लॉर्ड के दल में शामिल हो चुका है। और ये सुनने के बाद जिनयुक कर ही कह सकता था, जो तो गुस्से के साथ अपनी फैमिली हेड धोखेबाज जिनयुक को कोसने लगता है। और जिनयुक के ऐसा हाल देखने के बाद दो वो डीमोनिक इंसान क्या उठता है कि अरे बच्चे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, वैसे भी ये गुस्से का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक तो तुम्हारा नाना तुम्हारा नहीं पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल पैंग फैमिली का तो नामो निशान मिट चुका है। और सबसे मजे का बात तो ये है कि आज और अभी से पूरे मुरीमो वर्ल्ड के अंदर पैंग सान नेम का तो कोई पैदा भी नहीं होगा। लेकिन वॉरियर थोड़ा सा मुझे ये तो बताओ कि अपना पूरा जिंदगी ऐसे पैंग फैमिली के लिए बिताने के बाद अभी क्या तुम्हें थोड़ा सा भी पछतावा नहीं हो रहा? और अगर तुम मेरा मानो तो मेरे नजर में तुम और जितने सारे बंदे यहाँ पे मर चुके हैं सबका जिंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं है। पर जिनयुक कहाँ हार मानने वाला था, वो तो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ना सिर्फ तुम्हें तुम्हारे डीमन लॉर्ड को खत्म करके पूरे पैंग फैमिली को बचा लूंगा। और जिनयुक के ये बात सुनने के बाद ही तो वो डीमनिक इंसान मानो पागल ही हो जाता है, जो तो पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए अपने मन में ये सोच रहा था, इस वॉरियर को तो देखो जो कि अभी मरने के कगार में पहुंच चुका है, लेकिन इसके आंखों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक इसका लड़ने का स्पिरिट वैसा के वैसा ही है। दूसरे ओर तो इस पागल को ऐसे हंसते हुए देखने के बाद जिनयुक भी मानो पागल ही हो चुका था, जो तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के ये क्या उठता है, ना सिर्फ तुम, अगर तुम्हारा डीमन लॉर्ड भी यहाँ पे आ जाता है तो वो भी मुझे पैंग फैमिली को बचाने से नहीं रोक पाएगा। और ये सुनने के बाद ही तो वो डीमनिक इंसान झटपट करके जाके जिनयुक के सीने पे अपने तलवार को धसाता हुआ कहता है, वॉरियर अपने आंखों को अच्छे से खोल के देखो, तुम मर रहे हो, तुम पैंग फैमिली का किसी को भी बचा नहीं पाओगे। और ये कहने के बाद ही तो डीमनिक इंसान जिनयुक के सीने से अपने तलवार को निकाल लेता है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो लेटा लेटा जिनयुक ये सोच रहा था, तो मेरा जिंदगी आखिर ऐसे खत्म होने वाला है। लेकिन हाँ, मुझे ये अच्छे से पता था कि फैमिली हेड तो बस मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। तभी तो उसे अपने 15 साल पहले वाले पैट्रियर्क पैन जिनियन के बारे में याद आ जाता है, जिस पैट्रियर्क ने ही हम लोग जिनियो को पैंग फैमिली के अंदर लेके उसे पैंग सा नेम दिया था। और यहीं पे तो पुराने पैट्रियर्क के बगल में ही धोखेबाज पैट्रियर्क रियू को भी दिखाया जाता है, जो तो मनी मनी ये सोच रहा था कि आखिरकार पिताजी इस अनाथ को पैंग सा नेम क्यों दे रहे हैं। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे तो जिनियो के अभी आंख भी बंद हो रहा था, जो तो मरता मरता भी ये सब कुछ ही सोच रहा था कि अगर वो थोड़ा सा और पावरफुल होता, अगर पैंग फैमिली के ऊपर उसका थोड़ा सा अधिकार होता, तो जिनयुक तो पैंग फैमिली के साथ ऐसा कभी नहीं होने देता। जिनयुक तो बस एक अनाथ वॉरियर था, जिसे ना सिर्फ पैंग फैमिली के अंदर घुसने का मौका मिला था, उसी के साथ जिनयुक को तो ऐसे भी बहुत सारे दोस्त मिले थे जिससे तो इतना आसानी के साथ खो नहीं सकता। और इसीलिए तो जिनयुक अभी अपने आप से ये क्या उठता है कि मैं इतने आसानी के साथ मर नहीं सकता, मुझे दोबारा से उठना पड़ेगा, मुझे अपने ब्लेड को दोबारा से पकड़ना पड़ेगा। और ये सब कुछ सोचता हुआ जिनयुक जब अपने आंखों को दोबारा से खोलता है, तब उसे पता चलता है कि उससे तो दो इंसान यहाँ पे यंग मास्टर माँ कह के पुकार रहे हैं। और जिन दोनों को अच्छे से देखने के बाद दो जिनयुक को ये पता चलता है कि अरे देखो तो वो तो इन दोनों को अच्छे से पहचानता है, जिन दोनों का नाम यहाँ पे गाउल और चियन हो बताया जाता है, जो दोनों तो अभी हम लोग जिनयुक को ये कह रहा था कि यंग मास्टर माँ आखिरकार आप वो ठीक है। पर इन दोनों को इग्नोर करता हुआ जिनयुक तो मनी मनी ये सोच रहा था कि उसे नहीं लगा था कि जो लोग बहुत सालों पहले मर चुके हैं वो लोग मेरा स्वागत करेंगे, यानी कि मैं भी तो अभी ऊपर वाले के पास ही पहुंच चुका हूँ। तभी तो गाउल क्या होता है कि यंग मास्टर माँ आप ठीक है ना, आपको पता भी नहीं हम लोग कितने ही
परेशान हो चुके थे। वो हमला होने के बाद आप 4 दिनों से बेहोश जो पड़े हुए थे और इतने बार यहाँ पे यंग मास्टर माँ का नाम सुनने के बाद आखिरकार तो जिन्हें क्या होता है कि गाल झटपट करके मुझे एक आईना तो और आईना मिलते तो वो झटपट करके अपने आप को आईने के अंदर देख के ही चौंक उठते हैं, क्योंकि आईने के अंदर तो जिन्यू नहीं, क्योंकि आईने के अंदर तो और कोई नहीं पैंग फैमिली का यंगेस्ट सन पैंग मुशोंग था। और इसी के साथ पैंग फैमिली का ग्रेवयार्ड यानी कि टाइगर श्राइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो श्राइन के अंदर और किसी का नहीं हम लोग को जिन्यू का ही ग्रेव देखने मिलता है। और जिस ग्रेव स्टोन के सामने और कोई नहीं खुद जिन्यू बैठा हुआ था, जो कि अभी हम लोग का यंग मास्टर मासोंग बन चुका था। और जिसे देखने के बाद तो अभी जिन्यू का अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ना सिर्फ अभी वो अतीत में आ चुके हैं, उसके ऊपर तो देखो वो खुद यहाँ पे मर भी चुका है। और ये सब कुछ देखता हुआ और सोचता हुआ तभी बेचारे का सर चकरा उठता है। और जो देखता हो तभी झटपट करके गावल और चियोलो अभी यंग मास्टर माँ को पकड़ लेते हैं। पर वो तो मन ही मन अभी तक यही सोच रहा था कि उस हमले के अंदर तो जिन्यू नहीं यंग मास्टर मासोंग मरने वाला था। पर यहाँ पे तो यंग मास्टर मासोंग के जगह जिन्यू मर चुका है और हम लोग जिन्यू तो उसके बॉडी के अंदर अभी घुस के बैठा भी है। लेकिन सबसे मुश्किल का बात तो ये था कि यंग मास्टर माँ तो कोई मार्शल आर्ट का मास्टर नहीं था, जिसने तो अपने पूरे जिंदगी में कभी भी मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस भी नहीं किया था। तो क्या अतीत में आने के बाद और यंग मास्टर के बॉडी के अंदर घुसने के बावजूद भी जिन्यू को क्या दोबारा से पैंग फैमिली को बर्बाद होते हुए देखना पड़ेगा। पर तब भी तो कोई क्या उठता है कि मुझे सुनने मिला था कि तुम जाग चुके हो, तो मैंने सोचा कि चलो ना जाके मैं ही खुद देख लेता हूँ। जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं पैंग फैमिली का एलिसन वही धोखेबाज ड्यूक था। और जिस धोखेबाज को दोबारा से देखते ही तो सॉन्ग गुस्सा हो जाता है। और हाँ, अभी से हम लोग जिन्यू को सॉन्ग ही कहेंगे। जो तो मनी मनी ये सोच उठता है कि आखिरकार यही वो धोखेबाज है जिसने पैंग फैमिली को डीमन लॉर्ड के हाथों बेच दिया था। पर इस सबसे अनजान अभी तो ड्यूक क्या उठता है कि छोटे भाई देख के तो तुम्हें उतना अच्छा नहीं लग रहा है, जाओ जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और अगर अभी तक तुम उन्हीं असिस्टेंट के बारे में सोच रहे हो तो उन्हें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मैं उन सबको चुन चुन के निकाल के सबको सजा दे दूंगा। वैसे भी छोटे भाई तुम्हें पता है ना ये सब कुछ हुआ है क्योंकि तुम कमजोर हो। मेरे छोटे भाई तुम्हारा शरीर तो यहाँ पे बड़ा हो रहा है, लेकिन दिमाग से तो तुम अभी तक छोटे के छोटे ही हो। और ये सुनता हुआ सॉन्ग को अभी अपने अतीत के बारे में एक याद आ जाता है, जहाँ पे तो छोटू जिन्यू को कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से हराने के बाद जिन्यू क्या उठता है कि अरे तुम क्या ही देख रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम बस एक कचरा हो कचरा। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे तो अभी प्रेजेंट वाला ड्यूक जिन्यू के ग्रेव को देखता हुआ क्या उठता है कि देखो छोटे, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था ये बच्चा तो मरते दम तक एक कचरा ही बन के रह गया। देखो तो तुम्हें बिना रक्षा करके इसके मरने का हिम्मत भी कैसे हुआ। और ये कहता हुआ तो वो अभी जिन्यू के ग्रेव स्टोन के ऊपर पैर मारते हुए दोबारा से क्या उठता है, कचरे तुम्हारे ऊपर हम लोग का ये पैंग सारने में जचता नहीं है। और ये सब कुछ करने के बाद दो ड्यूक अभी जाते जाते सॉन्ग से भी ये कहा जाता है कि ब्रदर तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम भी इसी के जैसा ही। थोड़ा सा खुद ही देखो ना, इतने पावरफुल एक पैंग फैमिली का सन होने के बावजूद भी तुम्हें मार्शल आर्ट का एम भी नहीं आता। और ये सुनने के बाद दो सॉन्ग के अंदर का जिन्यूक और खुद सॉन्ग भी यहाँ पे गुस्से से भर उठता है। पर ड्यूक कहाँ ही रुकने वाला था, जो तो जाता जाता भी ये कहा जाता है कि सबसे अच्छा तो तब होता कि अगर तुम भी जिन्यूक के साथ ही मर जाते। जो सब कुछ सुनने के बाद अभी तो सॉन्ग मन ही मन ये सोच रहा था कि पहले तो सब मुझे अनाथ होने के वजह से नीचा दिखाते थे, और मरने के बाद दोबारा से आँख खुलते ही मुझे क्या पता चला कि मैं तो पैंग फैमिली का कचरा बन चुका हूँ। और ये सब कुछ सोचता हुआ अभी तो सॉन्ग चिल्लाता हुआ गाउल और चियोलो को बुलाने लगता है, जहाँ पे तो वो दोनों आते ही अभी हम लोग का सॉन्ग क्या उठता है कि वो पैंग फैमिली का सबसे छोटा बेटा मुसोंग अभी पैंग फैमिली का पैट्रियार्क बनना चाहता है। जो सुनते ही तो दोनों के दोनों कुछ ज्यादा ही जोर का झटका आता है, जहाँ पे तो वो दोनों मन में ये सोच रहे थे कि अरे यंग मास्टर क्या है यहाँ पे सीरियस है, क्या वो सच्ची में बाकी तीन यंग मास्टर के बारे में भूल रहे हैं। अभी तो अचानक से चियोल क्या उठती है कि यंग मास्टर छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगा, लेकिन अगर आपके इस बात के बारे में बाकी तीन यंग मास्टर को पता चल गया तो वो तीन तो चुप नहीं बैठेंगे। जहाँ पे तो गावल मनी मनी ये सोच रहा था कि हाँ ये तो सही कह रही है, वैसे भी यंग मास्टर को तो मार्शल आर्ट भी नहीं आता है, क्योंकि पैट्रिक बनने के लिए और आगे आने वाले लड़ाई में शामिल होने के लिए सबसे जरूरी है। दूसरी ओर तो चियोल का बात सुनने के बाद यंग मास्टर माँ क्या उठता है, यानी कि सॉन्ग क्या उठता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं कमजोर हूँ, मुझे मार्शल आर्ट नहीं आता और जिसकी वजह से मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आने वाले कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेके मैं पैट्रिक जरूर बनूंगा। क्या तुम दोनों मेरे साथ हो या फिर नहीं। और यंग मास्टर के मुंह से ये बात सुनने के बाद दो अभी वो दोनों के दोनों भी मान जाते हैं। जो देखता हुआ था अभी सॉन्ग सोच उठता है कि अतीत में मैं जिन्यूक था, लेकिन अब और अभी से मैं जिन्यूक नहीं पैंग फैमिली का यंगेस्ट सन पैंग मा सॉन्ग हूँ। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो सॉन्ग अभी अपने मार्शल आर्ट यानी कि इनर की वाई को कल्टिवेट करने के लिए बैठा हुआ था। जो तो मनी मनी ये सोच रहा था कि सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि यंग मास्टर का बॉडी का हालत आखिर कैसा है, क्योंकि जितना दूर मुझे पता है यंग मास्टर माँ तो कभी भी अपने जिंदगी में मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस ही नहीं किया था। पैंग फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेड होने के बावजूद भी तो मास्टर माँ खून और ब्लेड से डरा करते थे, और इसके बारे में
तो बच्चों को भी पता था, और इसीलिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। पर तभी तो यहाँ पे क्यूआई कल्टिवेट करता हुआ कुछ ऐसा होता है जो देखने के बाद तो सॉन्ग एकदम चौंक उठता है, क्योंकि मास्टर सॉन्ग के बॉडी में तो कुछ ज्यादा ही क्यूआई है। और ये यंग मास्टर माँ तो थोड़ी देर मेडिटेट करते ही अपनी क्यूआई को एक्टिव कर लेते हैं, जो देखने के बाद वो खुद भी चौंक गए थे, क्योंकि जितना दूर उसे पता है पिछले वाले जिंदगी के अंदर यंग मास्टर माँ तो बस एक कचरा था। और इसी के साथ 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो 4th हेड पेविलियन ड्रिल हॉल में हम लोग का यंग मास्टर सॉन्ग मजे के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, और जिसे इतने मजे से भागते हुए देख के अभी गाउल क्या उठता है कि बोलना पड़ेगा यंग मास्टर तो एकदम पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। जिस पे तो अभी चियोन क्या उठते हैं कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पता नहीं यंग मास्टर के दिमाग में क्या चल रहा है कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेके पैट्रिक बनने के बारे में सोच रहे हैं। और फिर तो हम लोग उसी कंपटीशन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था हेड ऑफ द फैमिली कंपटीशन, और जिस कंपटीशन के अंदर पैंग फैमिली का हर एक बेटा यानी कि सन पैंग फैमिली का पैट्रिक बनने के लिए लड़ते हैं। और इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हर कोई तो मार्शल आर्ट के मास्टर होते हैं, लेकिन सिर्फ मार्शल आर्ट के मदद से कोई भी पैट्रिक नहीं बन सकते, क्योंकि पैट्रिक बनने के लिए तो तुम्हारे अंदर वर्च्यू, पेशेंस, विजडम के साथ साथ तुम्हें साहस भी होना पड़ेगा। और ये सब कुछ होने के बाद भी पैट्रिक बनाने के लिए तो सब अभी तुम्हारे रेपुटेशन को भी चेक करेंगे, ये देखने के लिए कि ये होने वाला पैट्रिक किसी काले कारनामे के साथ जुड़ा तो नहीं है। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे तो गाउल अभी क्या उठता है कि यंग मास्टर को तो ये बहुत पहले सोचना चाहिए था, जिस पे तो जियोन क्या उठते हैं कि हाँ माना कि अभी लेट हो चुका है, लेकिन यंग मास्टर आखिरकार करने के बारे में ठान तो चुके हैं ना। और इसी के साथ पहले पेविलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो मास्टर सॉन्ग अभी अपने वफादार नौकर गाउल के साथ एंट्री ले रहा था, और जिसे पेविलियन के अंदर देखते ही तो सब यहाँ पे एकदम मानो भौचक्का हो जाते हैं। सब तो अभी मनी ये सोच रहे थे कि आखिर यंग मास्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जहाँ पे तो एक बंदे के पूछने पे उसका दोस्त कह उठता है, क्या तुमने सुना नहीं यंग मास्टर कुछ दिनों से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी तो यंग मास्टर रुकता हुआ कह उठता है कि गाउल तुम यहीं पर रुको, मैं तब तक तीसरे फ्लोर से घुमाता हूँ। जो सुनने के बाद तो गाउल मनी ये सोच रहा था 3rd फ्लोर में तो कोई ऐसे ही जा नहीं सकता, क्योंकि 3rd फ्लोर में जाने के लिए पैट्रिक का परमिशन लगता है, और उसके ऊपर से तीसरे फ्लोर पे तो सिर्फ हार्ड वर्किंग मार्शल आर्ट के मास्टर ही जाते हैं, और अभी आपका वहाँ पे जाकर कोई फायदा नहीं होगा। और इस सबसे अनजान मजे के साथ यंग मास्टर सॉन्ग तो अभी तीसरे फ्लोर में जाता हुआ अपने मन में ये सोच रहा था, ये सीढ़ियाँ मैंने बहुत बार देखा है, जो कि पिछले वाले जिंदगी में मेरे लिए तो चढ़ना नामुमकिन ही था। जिन सीढ़ियों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैंग क्लैन के डायरेक्ट डिसेंडेंट ही चढ़ सकते हैं, पर मैं मुझ जैसा एक अनाथ वॉरियर के लिए तो ये बहुत दूर का बात था। लेकिन अभी तो मुझे देखो, मैं तो वही उसी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए 3rd फ्लोर में जा रहा हूँ। पर तभी तो मास्टर सॉन्ग को 2 गार्ड रुकाते हुए क्या उठते हैं। हम लोग को ऊपर से ऑर्डर दिया गया है कि जो कोई भी मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता है उसे हम लोग इसके अंदर घुसने नहीं दे सकते हैं। जो सुनते तो सॉन्ग मन सोच उठते हैं, क्या ये डायुक का काम है। और इसी के साथ तो अभी सॉन्ग दोनों गार्ड से क्या उठते हैं कि अगर ऐसा ही बात है तो मेरे पास भी कोई और तरीका नहीं है। और ये कहते ही तो सॉन्ग हमें जोरदार तरीके से जो गार्ड था उसी के डंडे को पकड़ लेता है, और यंग मास्टर सॉन्ग उस डंडे को इतने ही जोर से पकड़े थे कि अभी तो गार्ड को भी इसे छुड़ाने में मुसीबत हो रहा था। पर यंग मास्टर सॉन्ग तभी रुकने की जगह अपने क्यूआई को रिलीज करता हुआ दोनों गार्ड को ही दूर फेंक देते हैं। और अभी तो यंग मास्टर का ये पावर देखने के बाद दोनों के दोनों गार्डियन ये भी खांसता हुआ क्या उठते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। आखिरकार यंग मास्टर ने हेवी फेंग की टेक्निक को कैसे सीखा है, इसका मतलब यंग मास्टर आपका क्यूआई। और जिसे रुकाता हुआ तो अभी यंग मास्टर ये कह देता है कि हाँ उसका क्यूआई तो इटर्नल थंडरबोल्ट क्यूआई है। और इसी के साथ पेविलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तो थोड़ी देर ढूंढते ही सॉन्ग को आखिरकार वो किताब मिल चुका था, जिस किताब को ढूंढने के लिए वो यहाँ पे आया था। और यहीं पर तो हम लोग को उसी किताब के बारे में बताया जाता है जिस किताब का नाम था माउंटेन किंग्स रूल। इस पूरे पैंग क्लैन के अंदर सबसे पावरफुल जो सब मार्शल आर्ट के टेक्निक है उन सभी को तो माउंटेन किंग टाइगर को देख के बनाया गया है। इसीलिए तो पैंग क्लैन का हर एक मार्शल आर्ट टेक्निक ही फुर्ती और साहस से भरा हुआ है। और पैंग क्लैन के हर एक डायरेक्ट डिसेंडेंट को ही मार्शल आर्ट सीखने के लिए तो सबसे पहले ये जो बुक है इसे पढ़ना पड़ता है। पर पिछले वाले जिंदगी के अंदर मैं तो कोई डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं था, इसीलिए इस किताब को पढ़ना तो छोड़ो, इस किताब को देखना भी मेरे नसीब में नहीं था, और जिसके वजह से तो मुझे खुद ही एक नया टेक्निक बनाना पड़ा था। और इसीलिए तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पिछले वाले जिंदगी का जो टेक्निक यानी कि रिलैक्स टेक्निक था उससे अगर मैं इस जिंदगी का इस माउंटेन किंग रूल के साथ मिला देता तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो माउंटेन किंग्स रूल है ये पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और इसी के साथ थोड़े दिन बाद 2 बड़ा सा ड्रिल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो अभी हम लोग का मास्टर सॉन्ग ब्लेड टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए ब्लेड लेके खड़ा हो चुका था। जो देखता हुआ था फिर गाउल बेचारा सोच रहा था कि मुझे अच्छे से पता है कि यंग मास्टर ने अपने पूरे जिंदगी में कभी तक ब्लेड नहीं पकड़ा है, तो क्या ये उसके लिए अच्छा होगा। पहले तो सबके जैसा ही मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यंग मास्टर तो एक कचरा ही है, लेकिन अभी यंग मास्टर को देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज आ रहा है कि 4th यंग मास्टर पेंग मुसोंग तो सिर्फ मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए जन्मे
में है। दूसरी ओर यंग मास्टर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो तो अपने पिछले वाले जिंदगी के पॉइजन टेक्निक को इस वाले जिंदगी के ओवरलोड के साथ मिक्स करके प्रैक्टिस कर रहा था, और जो देखता हुआ अभी तो गावल भी चौंक जाता है क्योंकि यंग मास्टर यहाँ पे एक साथ दो टेक्निक को मिक्स जो कर रहे थे। और ऐसे ही थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार तो यंग मास्टर दोनों टेक्निक को मिक्स कर ही लेते हैं, और ये कर लेने के बाद माउंटेन किंग रूल जो टेक्निक था ये तो पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और एक इतने पावरफुल टेक्निक को देखने के बाद तो डायरेक्ट गावल साहब पूछ ही लेता है कि यंग मास्टर आखिरकार आपने ये कैसे किया, जिसपे तो अभी हम लोग का यंग मास्टर हंसता हुआ कहता है कि ये टेक्निक तुम्हें कैसा लगा। वैसे भी इस टेक्निक को तो मैंने फियर शॉट टेक्निक को देख के ही बनाया है, और इसीलिए तो इस टेक्निक का नाम मैं रूथलेस फियर टाइगर शॉट रखूंगा। और एक नए और इतने पावरफुल टेक्निक क्रिएट करने के बाद अभी तो संग मनी मन सोच उठता है कि डीमन सेट के लीडर आखिरकार तुम कहाँ पे हो, और क्या मैं इस पावर से तुम्हें हरा भी पाऊंगा। और इसी के साथ उसी डीमनिक इंसान को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, जिसे तो और एक छोटू सा डीमनिक बच्चा भैया भैया कह के उसके पास ही आ रहा था, और जिस डीमनिक बच्चे के मुंह पे तो खून लगा हुआ था, जिसे देखते ही तो बड़ा वाला डीमनिक इंसान कह उठता है कि बहुत खूब बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी तो वो छोटू सा बच्चा कह उठता है कि भैया मैंने सुना कि आप जा रहे हैं, तो आप कब वापस आएंगे। जिसपे तो डीमनिक इंसान कह उठता है कि ज्यादा दिन नहीं, वैसे भी तुम ये सोचो ना कि मैं एक छोटू से रेस्टोरेंट में घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें तो ये अच्छे से पता है कि ये दुनिया पूरी तरीके से लाजवाब खाने से भरा हुआ है। तो वो बच्चू डीमन तो कह उठता है कि ठीक है ब्रदर, कभी आप मुझे भी अपने साथ ले जाना। और ये कहने के बाद दो यहाँ से निकल जाता है। और इन दोनों को देख के तो मैं एक बात जरूर बता सकता हूँ कि ये दोनों ना पैंग फैमिली से तो बहुत ही अच्छे, देख रहे हो ना भाइयों के बीच में कितना अच्छा रिश्ता है। और बच्चू डीमन चले जाते ही तो वो बड़ा वाला डीमनिक इंसान कह उठता है कि अब इसे तो देखो मुझे दोबारा भूख भी लग गया। और इसी डीमनिक इंसान के पीछे तो बहुत सारे इंसानों के लाश को दिखाया जाता है, जो देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि साहब ने तो इन सबको खाया है। और इसी के साथ और ही कहीं पे बहुत सारे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान दिखाया जाता है, जो खाना तो और किसी ने नहीं चियोन ने बनाया था। जहाँ पे तो इन तीनों के बातों से हम लोग को ये पता चलता है कि आज तो हम लोग के फोर्थ यंग लॉर्ड का जन्मदिन है। तभी तो अचानक से चियोन कह उठते हैं कि यंग मास्टर हम लोग को माफ कर देना कि आपके बर्थडे पे आज भी कोई नहीं आया। जिस पे तो यंग मास्टर कह उठते हैं कि तुम्हें माफी मांगने का कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरा ये बर्थडे तो पिछले 10 सालों से बहुत ही अलग गुजरने वाला है। तभी तो यहाँ पे फोर्थ यंग लॉर्ड के कोर्टयार्ड पे कोई आता हुआ कहता है कि ओए छोटे क्या कर रहे हो, देखो तो तुम्हारे कोर्टयार्ड पे तुम्हारे गेस्ट खड़ा हुआ है, क्या तुम बाहर नहीं आओगे। और जिसका आवाज पहचानते ही तो अभी चियोल चौंक उठती है। तब भी तो वो लड़का जो कि बाहर आया था वो तो अभी दरवाजा खोल के अंदर भी आ जाता है, जहाँ पे तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये बंदा तो और कोई नहीं थर्ड यंग मास्टर पैंग सोयुक था, जो कि अपने छोटे भाई के जन्मदिन पे उसे गिफ्ट देने के लिए यहाँ पे आया। और जिसे देखता हुआ तो अभी सॉन्ग सोच उठते हैं कि अरे ये तो यंग मास्टर सोयुक है, जिसका लालच तो उसका मार्शल आर्ट से बहुत ज्यादा, और जो तो अपना पूरा का पूरा जिंदगी अपने बड़े बड़े पावरफुल भाइयों के नीचे जीता है, और जिसके लिए मैं तो बस एक छोटा सा टारगेट था, जिसके ऊपर वो कभी कभी अपने गुस्सा उतारने के लिए आ जाता है। और इसी के साथ सॉन्ग तो पूछ उठते हैं कि थर्ड यंग ब्रदर आपका यहाँ पे कैसा आना हुआ। जिस पे तो सोयुक कह उठते हैं कि अरे ब्रदर तुम क्या बोल रहे हो, आज तो मेरे छोटे भैया का जन्मदिन है, तो क्या मैं आज यहाँ पे नहीं आ सकता। और ये कहते ही तो सॉन्ग के पास जाके वो झटपट करके गिफ्ट बॉक्स के अंदर से बहुत सारे कीड़े उसके मुंह पे फेंक देता है। और जिसके बाद तो हंसता हुआ कहता है कि ये तुम्हारे लिए मेडिसिन है, तुम्हें पता है ना तुम्हारा शरीर उतना अच्छा नहीं है, तो इन्हें खा के तुम अपना पावर बढ़ा लो। जिससे तो गुस्से में आके सॉन्ग कीड़े को तो अपने हाथ में कुचलते हुए कहता है कि थर्ड एल्डर ब्रदर आप बड़े हो चुके हो, आप मेरा थर्ड एल्डर ब्रदर हो तो बड़े जैसा बर्ताव करो ना, ये बच्चे के जैसा हरकत क्या है। जो सुनते ही तो सहयोग अभी गुस्से के साथ क्या उठता है कि तुमने क्या कहा कि मैं बच्चे जैसा बर्ताव करता हूं? छोटे भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है उस एक्सीडेंट के बाद से तुम सब कुछ भूल चुके हो, इसलिए मुझे तुम्हें सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा। और ये कहते ही तो वो अभी सॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर ये तो कोई आम सा सॉन्ग नहीं था, क्योंकि सॉन्ग के अंदर तो जीन्यू था, जो तो अभी शिव का हाथ को पकड़ लेता है, ना सिर्फ पकड़ता है उसका हाथ को कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ लेता है। और सॉन्ग ने इतनी ही जोर से पकड़ा था कि बेचारे थर्ड एल्डर ब्रदर को भी तो इसे छुड़ाने में दिक्कत आ रहा था। तभी तो उसका नजर सॉन्ग के तलवार के ऊपर जाता है, जिसे देखता हुआ वो कह उठता है कि जो मैं सुन रहा था वो सही है, तुम 2 बरस से मार्शल आर्ट के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो चलो ही ना इतने दिनों बाद 2 बरस से हम दोनों भाइयों के बीच में एक छोटू सा मैच हो जाए। और हाँ तुम तो मेरे छोटे भैया हो, इसलिए मैं तुम्हें फ्री का 5 मूव पहले करने दूंगा। जो सुनते ही तो तलवार निकालता हुआ अभी सॉन्ग सोच उठता है कि बच्चे को शायद ऐसा लग रहा है कि ये मुझे आसानी के साथ हरा देगा, पर ये भी मेरे लिए अच्छा ही है, इसे एक बार मैं कूट तो डालू, उसके बाद पूरे पैंग फैमिली को ही मेरे बारे में पता चल जाएगा। और ये सोचता हुआ तभी सॉन्ग झटपट करके अपने थर्ड एल्डर ब्रदर के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और सॉन्ग के इस नए स्पीड को देखने के बाद दो सियोंग भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। वो भी तो एक मार्शल आर्ट का मास्टर है ना, इसलिए वो भी तो झटपट करके अपने तलवार को निकाल के सॉन्ग के हमले को रुका लेता है। लेकिन इसे रुकाने के बाद तो बच्चे को पता चलता है कि इस हमले के पीछे तो कुछ ज्यादा ही ताकत है, लेकिन इतने जल्दी जल्दी उसका भैया इतना पावरफुल कैसे बन गया। और यही
था कि थर्ड एल्डर ब्रदर पेंग सोयुक तो आते ही यंग मास्टर सॉन्ग के मुंह पे बहुत सारे कीड़े दे मारते हैं, जिससे तो गुस्से में आता हुआ सॉन्ग भी अभी अपने बड़े भैया को दुआ दी सुनाई देता है। और इन सब कारण के चलते अभी तो इन दोनों भाइयों के बीच में एक छोटू सा स्पार भी स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे सॉन्ग के हमले से ही तो सोयुक को ये पता चल जाता है कि उसके छोटे भैया का पावर तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। तभी ना सॉन्ग तो यहाँ पे क्या उठता है कि क्या हुआ बड़े भैया, अभी से क्या थक रहे हो, अभी तो मेरे पास और भी 4 फ्री का मूव बाकी है। जो सुनते तो सोयुक को ये याद आ जाता है कि हाँ वही तो है बेवकूफ जो कि अपने छोटे भैया को कमजोर समझ के उसे 5 फ्री का मूव दिया और यहीं फिर तो अपने थर्ड एल्डर ब्रदर को इतने सोचते हुए देख के सॉन्ग तो क्या उठता है, अरे बड़े भैया आप ठीक तो है ना, आप कहे तो मैं अपने पावर को कमा सकता हूँ। जो सुनते तो सोयुक अभी गुस्से के साथ सोच उठता है कि तुम जैसे कीड़ों का मेरे साथ ऐसे पेश आने का हिम्मत भी कैसे हुआ। और ये सोचने के बाद ही तो वो झटपट करके अपने कीवाई को एक्टिव करता हुआ स्प्रिट सर्कल फोर्स वाल माउंटेन नक्सान के थर्ड फॉर्म से सॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी ओर तो ये देखता हुआ सॉन्ग भी अपने नए बनाए टेक्निक फेयर स्ट्राइकर शॉट से अपने बड़े भैया के ऊपर पलट हमला कर देता है। और इन दोनों के फाइट में सॉन्ग का टेक्निक इतना ही पावरफुल था कि वो तो एक ही झटके में अपने बड़े भैया को हरा देता है, जो कि इतने सालों से मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करते आ रहा है। और ऐसा चमत्कार अपने आंखों के सामने होता हुआ देखने के बाद तो गायवल जनब अभी चौंकते हुए कहता है कि अरे सर्कल फोर्स जैसे एक इतने पावरफुल टेक्निक को द यंग मास्टर का ये हरा करे टेक्निक कैसे ही हरा सकता है। और फिर तो अपने थर्ड एल्डर ब्रदर को हराने के बाद सॉन्ग तो उससे कह उठता है कि तुम तो एकदम बेकार ही निकल गए, बचपन में तुम जैसे थे अभी तक तो तुम वैसे ही हो। और इसी के साथ तो सॉन्ग अपने थर्ड एल्डर ब्रदर को कोलार से पकड़ के उठाता हुआ कहता है कि तुम तो फास्ट और सेकंड एल्डर ब्रदर के सामने कुछ हो ही नहीं, और इसीलिए तो मौका मिलते ही तुम यहाँ पे आ जाते हो अपने से छोटे भाई को सताने के लिए। और ये सब कुछ कहता हुआ सॉन्ग तो मुक्का बना के अपने बड़े भैया के मुंह के ऊपर एक जोरदार दे मारता है, और बस एक पंच से तो बेचारे सहयोग के नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ फैंग फैमिली के जो हेड था उसी के बड़े से रूम का सीन दिखाया जाता है, और जिस घर के अंदर से कोई तो कप कपाते हुए आवाज से क्या उठता है कि वो तुम आ गए। और यहीं पर तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं इसी कहानी का प्रोटैगनिस्ट सॉन्ग था, जो कभी पैट्रिक के साथ मुलाकात करने के लिए यहाँ पे आया था। दूसरी ओर तो पैट्रिक जिनियन को दिखाया जाता है, जिसे देख के तो ऐसा लग रहा था कि उसका हालत तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुका है, जिसे देखते ही तो सॉन्ग पूछ उठता है कि पैट्रिक साहब आप ठीक है ना, जिस पे तो पैट्रिक कहता है कि हाँ अभी तक मैं ठीक ही हूँ। पर सॉन्ग के अंदर का जो जीनियक था उसे तो अच्छे से पता था कि उसके मास्टर के साथ आखिर क्या होने वाला है। जो तो अपने मास्टर को देखता हुआ मन ही मन ये सोच उठता है कि फैंग फैमिली को बचाने के लिए मास्टर को कीवाई डेविस्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। और इस सब कुछ का कारण बताया जाता है स्प्रिट सर्कल वाल टेक्निक, जो कि थर्ड यंग मास्टर यूज कर रहा था, जो टेक्निक तो अभी तक आधा था, और इसी टेक्निक को पूरी तरीके से पूरा करने के लिए मास्टर का आज ऐसा हालत हो चुका है। तभी तो पैट्रिक साहब अचानक से पूछ उठता है कि ये जो मैं सुन रहा था कि तुमने सहयोग को हरा दिया है, क्या ये बात सच है। जो सुनते ही तो सॉन्ग झटपट करके माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। फैमिली हेड तो अभी सॉन्ग को रुकाता हुआ कहता है कि इसमें माफी मांगने का कोई बात नहीं है, वैसे भी भाइयों के बीच में तो ऐसा फाइट होता ही रहता है। लेकिन सच बताओ तो मैं ये बात सुन के चौंक गया था कि तुम दोनों के फाइट में सहयोग नहीं तुम्हारा जीत हुआ था। जिसके रिप्लाई देता हुआ फाइनली तो सॉन्ग कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, भविष्य में तो ऐसे बहुत सारे चौंकने वाले काम होने वाले हैं। और ये कहने के बाद ही तो सॉन्ग मन ही मन ये सोच उठता है कि अतीत में आने के बाद फाइनली मास्टर को देख के मुझे थोड़ा सा ये अच्छा जरूर लग रहा है। और मास्टर आपसे मैं ये वादा करता हूँ कि इस बार पैंग फैमिली के ऊपर मैं थोड़ा सा भी आँच नहीं आने दूंगा। तभी तो यहाँ पे पैट्रिक या फिर फैमिली हेड जो भी कह सकता हूँ वो क्या उठता है कि तुम पहले से बहुत चेंज हो चुके हो, और इस बार तो तुम्हें देख के मुझे जीयू का याद आ रहा है। फैमिली के अंदर सबके खिलाफ जाके मैंने जीयू को अडॉप्ट किया था, वो मेरे बेटे के बराबर ही था। उस बच्चे के बारे में मैं क्या ही कहूँ, उसके जैसा पूरे पैंग फैमिली के अंदर पैंग फैमिली को कोई भी इतना प्यार नहीं करता था, और इसीलिए तो उसे एक डायरेक्ट डिसेंडेंट के तरह ही टाइगर स्ट्राइन में दफनाया। ये सब कुछ अपने मास्टर के मुंह से सुनता हुआ था सॉन्ग तो यहाँ पे खुशी का हमारा रो उठता है, क्योंकि ये सॉन्ग हो सकता है लेकिन इसके अंदर तो जीनियू के है ना, जो तो बचपन से ही हमेशा ही पैंग फैमिली को बचाने के बारे में सोचता था। और इसी सोच के साथ ही तो प्रेजेंट का सॉन्ग भी अभी पैट्रिक से कहता है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं जीनियू के हर एक सोच को पूरा करूंगा। जो सुनने के बाद अभी फैमिली हेड भी कह उठता है कि ठीक है तुम अपनी पूरी कोशिश कर। और यंग मास्टर सॉन्ग चले जाने के बाद पैट्रिक साहब तो मन ही मन सोच उठते हैं, इस बच्चे को तो देखो जो कि एक्सीडेंट होने से पहले हर एक काम में ही आसानी के साथ हार मान लेता था, लेकिन अभी तो देखो ये कितना ही चेंज हो चुका है। और इसी के साथ पैट्रिक साहब तो किसी को शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि अभी मुझे लगता है कि मैं शांति के साथ ऊपर वाले के पास जा सकता हूँ। दूसरी ओर तो इतने सालों के बाद दोबारा से अपने मास्टर को देखने के बाद सॉन्ग के अंदर जो जीनियू का जोश था वो तो कुछ ज्यादा ही जोर से जाग उठता है। और इसी के साथ पैंग फैमिली के मंथली मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो पैंग फैमिली के अंदर होने वाले हर एक चीज के बारे में एल्डर और फैमिली के मार्शल मास्टर बात करते हैं। और फिर तो हम लोग को पैट्रिक यानी कि जिन्यून के छोटे भैया पैंग यूनू को दिखाया जाता है, जो कि पैट्रिक की तबीयत खराब होने के वजह से अभी एक्टिंग पैट्रिक का काम कर रहा था। और इसी मीटिंग हॉल में तो हम लोगों के प्यारे से चोट खाए हुए यंग मास्टर पेंग
चायो, सेकंड यंग मास्टर पेंग जोंगयू, और हाँ अभी तक तो इन तीनों में से सबसे खतरनाक पहला यंग मास्टर पेंग ड्यूक भी था। तो अभी तो यहाँ पे एक्टिंग पैट्रियर्क यूनहो खड़ा होता हुआ कहता है कि देख के तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग यहाँ पे आ चुके हो और पैट्रियर्क साहब ना आ पाने के वजह से मैं एक्टिंग पैट्रियर्क इस मीटिंग को शुरू करता हूँ। तभी तो यहाँ पे कोई कह उठता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे आने पे थोड़ा सा लेट हो गया। और ये बात जिसने कहा था उसे देखते ही तो तीनों के तीनों भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा ही जोर से चौंक उठते हैं, जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं हम लोगों का प्यारा प्रोटैगनिस्ट सॉन्ग था, जो तो यहाँ तक आते आते जिंदगी के राहों पे खो चुका था, जो तो यहाँ पे आते ही क्या उठता है कि मैं आज और अभी से इस मीटिंग को अटेंड करूंगा। दूसरी ओर तो चियोन को दिखाया जाता है, जो तो यहाँ पे गाउल से पूछ उठती है क्या तुम्हें पता है कि यंग मास्टर कहाँ है, जिसपे तो जनाब गाउल कह देता है कि यंग मास्टर तो पैट्रिक साहब के साथ मुलाकात करने गया है। हाँ देखो तो मैं तुम्हें ये बोलना ही भूल गया था कि पैट्रिक के साथ मुलाकात करने के बाद तो यंग मास्टर सीधा मंथली मीटिंग हॉल में जाने वाले हैं। जो सुनते ही तो चिल घबराते हुए कहते कि क्या यंग मास्टर ने क्या किया, अरे यंग मास्टर अचानक से ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो गाउल तो क्या उठते हैं कि यंग मास्टर अभी ये काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे, वैसे भी अभी तो वक्त भी हो चुका है। इसी के साथ दो बड़ा सा टाइगर टेंपल का सीन दिखाने पे तो हम लोग को ये पता चलता है कि फोर्थ यंग मास्टर यानी कि सॉन्ग का इस मीटिंग में हिस्सा लेने के वजह से तो कोई और यहाँ पे गुस्सा हो ना हो, यहाँ पे ना थर्ड एल्डर ब्रदर को तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। और अगर यहाँ पे बात किया जाए बाकी दो भाइयों के बारे में तो उन दोनों को तो देख के ऐसा ही लग रहा था कि सॉन्ग से तो उन दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी ओर तो सॉन्ग भी तो इतने सारे पावरफुल मास्टर के बीच में भी कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ था, और जिसे देखता हुआ तो एक्टिंग पे ट्रैक भी सोच उठते हैं कि देखो तो ये बच्चा पहले से कितना ही बदल चुका है। जिसे देख के तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि थर्ड मास्टर को हारने के बारे में जो ये सब बात चल रहा था वो सभी सही है। और इसी के साथ तो दो बार से क्या उठते हैं कि अगर अभी सब आ चुके हो तो मैं दो बार से इस मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ, और आज मीटिंग में हम लोग पहले फोर्थ यंग मास्टर के ऊपर जो हमला हुआ था उसी के बारे में बात करेंगे। जो सुनते तो झटपट करके हेड इंस्पेक्टर क्या उठता है कि जो दोषी है उन लोगों को तो हम लोगों ने पकड़ लिया, और जिन लोगों को टॉर्चर करने के बाद हम लोगों को ये पता चला वो लोग कोई एसेसन नहीं है, वो लोग तो पैंग फैमिली का एक कमजोर वॉरियर है, और जिन लोगों के दिल में पैंग फैमिली के लिए कुछ ज्यादा ही खुन्नस भरा हुआ था, इसीलिए तो उन्हीं लोगों ने पैंग फैमिली के सबसे कमजोर यानी कि फोर्थ यंग मास्टर जिसके पास उतना ज्यादा बॉडीगार्ड नहीं थे उसी के ऊपर हमला किया था। दूसरी ओर ये सब कुछ सुनता हुआ तो अभी सॉन्ग मन ही मन ये सोच रहा था कि देखो तो ये बंदा कितना ही झूठ कह रहा है, क्योंकि मेरे पिछले वाले जिंदगी में इसी इंस्पेक्टर ने तो सबसे ये कहा था कि मास्टर माँ को मारने के पीछे और किसी का नहीं थर्ड एल्डर ब्रदर का ही हाथ है, और जिसे बलि का बकरा बनाने के बाद दो जो फैमिली एड होने वाला कंपटीशन है उसके अंदर से भी तो बेचारे को निकाल दिया गया था। और ये घटने के बहुत सालों बाद तो सबको ये पता चला था कि इसके पीछे तो सच्ची मुच्ची का थर्ड एल्डर ब्रदर का कोई हाथ ही नहीं था, लेकिन तब तक तो फैमिली हेड के सीट में कोई और ही बैठ चुका था। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर तो एक्टिंग फैमिली हेड अभी फोर्थ यंग मास्टर से कह उठते हैं कि फोर्थ यंग मास्टर क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, जिसपे तो सॉन्ग पहले माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब कुछ मेरे वैसे ही हो रहा है, लेकिन आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि मैं तो मरने के कगार में ही पहुंच चुका था, और मेरे साथ इतने सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मेन फैमिली वाले ऐसे ही चुपचाप कैसे बैठे हैं। और सॉन्ग के बाद सुनते ही तो बाकी सब मार्शल मास्टर आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा तो बात नहीं था, क्योंकि इन्हीं लोगों के बीच में कोई तो यहाँ पे छुपा हुआ है जो तो एक ही तीर में दो निशाना करके सबसे कमजोर को पहले ही अपने रास्ते से हटा के फैमिली पैट्रियर्क बनने के बारे में सोच चुका है, और जिसके बारे में तो बच्चे सॉन्ग को अच्छे से पता है, क्योंकि ये और कोई नहीं उसी का बड़े भैया पैंग ड्यूक। तभी तो दो बार ऐसे सॉन्ग कह उठते हैं कि मेरे साथ जो घटा है इसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं रहना चाहता, लेकिन हाँ इसके वजह से मुझे बहुत कुछ सीख मिला है, और इसीलिए मैंने ये तय कर लिया कि सामने जो फैमिली पैट्रियर्क बनने का कंपटीशन आने वाला है उसके अंदर मैं भी हिस्सा लूंगा। जो सुनते तो थर्ड एल्डर ब्रदर अभी चिल्लाता हुआ कह उठते हैं कि अरे बेवकूफ क्या है बात किए जा रहा हूँ, वैसे भी कोई ऐसे ही मुंह उठा के इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता है, और उसके ऊपर से घर में रहने के अलावा तुमने फैमिली के लिए क्या ही क्या है जो तुम इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेना चाहते हो। और यहीं पर तो हम लोग को सेकंड एल्डर ब्रदर को भी दिखाया जाता है, जो तो सॉन्ग के बाद सुनते ही कुछ तो यहाँ पे जोरदार तरीके से सोच रहा है। तभी तो दो बार ऐसे सॉन्ग क्या उठते हैं, तो इसीलिए तो मैं एक अपॉर्चुनिटी मांग रहा हूँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे के तो देखिए। ऐसे भी मुझे ये सुनने मिला है कि हेवी युग में एक कातिल आ चुका है जो कि आए दिन लड़कियों का कत्ल कर रहा है, जिसके बारे में शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन उसका नाम बेक्यूमा है, जो कि लड़कियों को मार के उन लोगों के एनर्जी को चूस लेता है। तो मुझे एक मौका दीजिए ताकि इस कातिल को पकड़ के मैं पैंग फैमिली के हवाले कर सकूं, और उसके ऊपर से मुझे ये भी पता चला है कि ये तो मार्शल आर्ट के मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है, और हाँ उसके ऊपर से मुझे ये भी पता है कि ये कहाँ हमला करने वाला है। तभी तो ये सुनने के बाद दो बड़ा सा थर्ड एल्डर ब्रदर चिल्लाते हुए अभी झटपट करके जाके सॉन्ग के कॉलर पकड़ता हुआ कहता है इस कातिल को पकड़ने का काम मेरा है, तो मेरे रास्ते में मत आओ वरना मुझसे बुरा ना कोई ना होगा। जिसपे तो हंसता हुआ अभी सॉन्ग कह उठता है कि अरे बड़े भैया ये क्या है बक रहे हो, वैसे भी क्या हम दोनों के बीच में जो छोटू सा डुएल हुआ था उसके बारे में आप ऑलरेडी भूल चुके हो। अभी तो यहाँ पे सबको चौंकाता हुआ जो सेकंड ब्रदर था वो तो अपना हाथ उठाता हुआ कहता है कि मैं छोटे के साथ हूँ, तो उसे जो बेक्यूमा है उसे पकड़ने के लिए जाने दो। और यहीं पे तो सेकंड एल्डर ब्रदर के तरह
जो मिलिट्री पुलिस का हेड था वो भी तो अभी यंगस्ट का साथ दे देता है। और ये सुनने के बाद जो एक्टिंग पैट्रिक था वो थोड़ी सी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे सेकंड यंग मास्टर फोर्थ यंग मास्टर का साथ दे रहे हैं, उसके ऊपर से तो हमेशा चुप रहने वाला ये जो मिलिट्री पुलिस का हेड है वो भी छोटे का साथ दे रहा है। तब भी तो सबको दोबारा से चौंकाता हुआ जो फास्ट एल्डर ब्रदर यानी कि डायोक था वो कह उठता है कि छोटे को जाने दो, क्योंकि ये जो फैमिली हेड बनने का कंपटीशन है उसके अंदर तो हर एक डायरेक्ट डिसेंडेंट का हिस्सा लेने का हक है। और जिसके बाद सुनते ही तो सॉन्ग मन ही मन सोच उठता है कि मुझे पता ही था कि आप ऐसे ही कुछ करने वाले हो, क्योंकि आप तो सबसे पहले मुझे हटाना चाहते हो ना। और अभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भैया आपके दिमाग में मुझे हटाने के लिए कोई प्लान ऑलरेडी पक चुका है। लेकिन तभी तो यहाँ पे चिल्लाता हुआ थर्ड एल्डर ब्रदर क्या उठता है कि अरे तुम सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम लोगों को पता नहीं कि इसे पकड़ने का काम तो मेरा होने वाला था। जिसके कंधे पे हाथ देता हुआ सॉन्ग क्या उठता है कि बड़े भैया आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस बंदे को ना आपके तरफ से भी बहुत सारा पनिशमेंट दूंगा, और अगर इससे भी आपका मन नहीं भरता है तो चलिए ना हम दोनों और एक बार ड्रिल हॉल में जाकर एक छोटू सा कंपटीशन कर लेते हैं। जो सुनती तो बेचारा डर का मारा नीचे गिर जाता है। और इतना सब कुछ देखने के बाद और सुनने के बाद आखिरकार जो एक्टिंग पैट्रिक था वो तो हम लोग फोर्थ यंग मास्टर को इस कातिल को पकड़ने का टास्क दे ही देता है। और जो सुनते ही तो पता नहीं क्यों ये जो पुलिस का हेड था यानी कि मिलिट्री पुलिस का हेड था वो कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहा था। सॉन्ग को इससे क्या ही लेना देना था, वो तो सीधा पैट्रिक से क्या उठते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस बंदे को जरूर पकड़ के पैंग फैमिली के हवाले करूंगा। पर तभी तो डायोग क्या उठते हैं कि छोटे भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम्हें ये पता कैसे चला कि ये कातिल नेक्स्ट कहाँ जाने वाला है। जिस पे तो सॉन्ग क्या उठते हैं कि जितना दूर मुझे खबर मिला है ये जो कातिल है ये तो अपना नेक्स्ट शिकार ट्विन घोस्ट माउंटेन के ऊपर ही करने वाला है। और हाँ ये तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप लोगों को ये मालूम अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही हो नारा।